नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ हम साइंस के 1500 क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे थे। तो लगभग 330 के समथिंग फिजिक्स के क्वेश्चन हम कर चुके थे। फिजिक्स के हमारे केवल 3 चैप्टर बचे थे, एक तो साउंड, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो आज साउंड चैप्टर के हम लगभग 110 प्लस क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो 330 हो गए थे, तो आज हमारे टोटल 440 प्लस क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे और आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आपके साइंस आती है तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। केवल न्यूमेरिकल और बचेंगे, तो न्यूमेरिकल का भी मैं एक अलग से वीडियो लिया हूँगा। और कोशिश यही कर रहा हूँ कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं और जो जो भी नए क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब इस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं हम। तो इससे बाहर आपके कुछ नहीं जाएगा, इसका हम आपको आश्वासन दे सकते हैं। तो जितना हो सके इसको रिपीट करके देखिएगा और बार बार इसका रिवीजन करने की कोशिश करिएगा। तो देखिए, पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं। किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को कहते हैं। तो देखो, विक्षोभ क्या होता है? डिस्टर्बेंस। तो किसी माध्यम में जो उत्पन्न डिस्टर्बेंस को क्या कहते हैं? तो तरंग या लहर कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो देखो, विक्षोभ मतलब डिस्टर्बेंस के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम तरंग की गति कहते हैं। ठीक है। माध्यम के किसी भी कण के एक पूरे चक्कर या कंपन के समय में तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। मतलब एक कंपन में जो दूरी तय की जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और तरंग दैर्ध्य का जो असही मात्रक होता है वो क्या होता है? हमारे पास मीटर होता है। ठीक है। तरंग दैर्ध्य क्या है? डिस्टेंस ही तो है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा हमारे पास? मीटर। तरंग गति की दिशा तथा माध्यम के कणों के दोलन की दिशा के आधार पर तरंगे कितने प्रकार की होती है, वह कौन कौन सी होती है? तो देखिए, तो ये 2 प्रकार की होती है। और कौन कौन सी होती है? अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। अब इनके बारे में जानते हैं कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे कौन कौन सी होती है और किस तरह की होती है। वह तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। और अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण कौन कौन से होते हैं हमारे? जल की सतह पर उत्पन्न तरंग तथा रस्सी के एक सिरे को झटका देने पर उत्पन्न जो तरंग उत्पन्न होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग के वो उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंगे शीर्ष और गर्त के रूप में संचरित होती है। ठीक है। जो आपके अनुप्रस्थ तरंगे होती है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि किस रूप में संचरित होती है, तो ये शीर्ष और गर्त के रूप में संचरित होती है। देखो, शीर्ष और गर्त से आप क्या समझोगे? आपकी साइन वेव होती है, अप डाउन चलती है ना। जो उसका जो टॉप पॉइंट होता है वो तो होता है शीर्ष, और जो सबसे बॉटम होता है वो क्या, उसको क्या कहते हैं हम? गर्त। ठीक है। तो शीर्ष और गर्त आपको समझ में आया होगा। अनुप्रस्थ तरंगों में पास पास वाले शीर्ष या गर्तों के बीच की दूरी को ही कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है। वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं उसे कहते हैं। तो देखिए, अनुप्रस्थ में क्या हो रहा था? आपके लंबवत थे, और यहाँ क्या थे? यहाँ क्या हो रहे हैं? आपके समानांतर हो रहे हैं। तो देखो, लंबवत होगा तब तो क्या होगा? अनुप्रस्थ, और समानांतर कंपन करेंगे तब उसे क्या कहेंगे? हम अनुदैर्ध्य तरंगे कहेंगे। ठीक है। और जैसे अनुप्रस्थ तरंगे आपके शीर्ष और गर्त के रूप में संचरित होती है, वैसे ही आपके अनुदैर्ध्य तरंगे किसमें? संपीड़न व विरलन के रूप में संचरित होती है। ध्यान रखिएगा। अनुदैर्ध्य तरंगों में पास पास वाले संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी को ही कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। तो देखिए, क्या जो समीप वाले शीर्ष के बीच की दूरी या समीप वाले गर्त के बीच की दूरी, वो तो क्या हो जाएगी आपके? तरंग दैर्ध्य अनुप्रस्थ में। और पास पास वाले संपीड़न या पास पास वाले विरलन के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं, इसमें अनुदैर्ध्य तरंगों में। ठीक है। तो संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंगे कितने प्रकार की होती है? तो देखो, अब ये आ गया माध्यम के आधार पर। तो ये कौन सी तरंगे होती है? ये कितने प्रकार की होती है? ये भी 2 प्रकार की होती है। और कौन कौन सी होती है? एक तो होती है यांत्रिक तरंगे, और वो दूसरी कौन सी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब देखिए, यांत्रिक तरंगे देखते हैं कि क्या होती है। वह तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें कहते हैं। तो देखो, जिन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें ही हम यांत्रिक तरंगे कहते हैं। ठीक है। यांत्रिक तरंगों के उदाहरण, तो यांत्रिक तरंगों के उदाहरण कौन कौन से? जल की तरंगे, ध्वनि की तरंगे और स्प्रिंग की तरंगे। ये सब क्या है? यांत्रिक तरंगे, क्योंकि इनको माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों हो सकती है। ठीक है। जल की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे, जबकि वायु में संचरित ध्वनि तरंगे व स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ये एग्जाम्पल है, आप इसको याद रखिएगा। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उन्हें कहते हैं। तो देखो, माध्यम के लिए माध्यम की आवश्यकता है तो कौन सी? यांत्रिक तरंगे। और अगर माध्यम की आवश्यकता नहीं है तो वो कौन सी हो जाएगी? विद्युत चुम्बकीय तरंगे हो जाएगी। ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उदाहरण है, तो देखो, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे आपके पास? प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, गामा किरणें, अवरक्त किरणें और एक्सरे और भी आदि। ठीक है। जैसे रेडियो वेव्स और ये सब वो क्या हो गया आपके पास? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उदाहरण हो गए। विद्युत चुम्बकीय तरंग सदैव होती है। तो देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगे सदैव क्या होगी आपके पास? अनुप्रस्थ तरंगे होंगी। ये ध्यान रखना। और देखो, जो भूकंप की प्राइमरी वेव्स होती है ना, प्राथमिक तरंगे,
तो वो किस तरह की होती है, अनुदैर्ध्य तरह की होती है, और जो द्वितीयक तरंगे होती है सेकेंडरी वेव्स, वो किस तरह की होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में सभी तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के होती है। तो देखो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में सभी तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के क्या होगी, बराबर होगी। यांत्रिक तरंगों के उत्पन्न होने पर ध्वनि भी उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें प्राय कहा जाता है। तो देखो यांत्रिक तरंगों के उत्पन्न होने पर ध्वनि भी उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें क्या जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ध्वनि तरंग भी कहा जाता है। ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है, तो ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, ध्वनि की तीव्रता आपकी तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, आपके तरंग की आवृत्ति पर। देखो आवृत्ति बढ़ने पर ध्वनि की तीव्रता बढ़ती है, और ठीक है, और आगे लिखना मिस्टेक होगी, लेकिन वो होगा ही, देखो आवृत्ति बढ़ने पर ध्वनि की तीव्रता बढ़ेगी और घटने पर क्या होगा, घटेगी, यही ये कहना चाह रहा है, ठीक है। दोलन या कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितने कंपन चक्कर या दोलन पूरे करती है उसे उस वस्तु की कहते हैं तो आवृत्ति। देखो आवृत्ति क्या होता है कि 1 सेकंड में जितने कंपन करती है ना कोई वस्तु, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, हम उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। आवृत्ति का असही मात्रक, तो आवृत्ति का असही मात्रक क्या हो जाता है हमारे पास, हर्ट्ज होता है, ठीक है। श्रव्यता या सुनने की सीमा के आधार पर यांत्रिक तरंगों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो देखो सुनने या श्रव्यता की सीमा के आधार पर यांत्रिक तरंगों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में विभक्त किया गया है। और ये कौन कौन सी है हम देखते हैं। देखो जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है या 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, उन्हें क्या कहते हैं हम, श्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं, ठीक है। मतलब जो सुनने लायक तरंगे होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, कुछ भी आप कह सकते हैं। जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें कहते हैं, तो देखो जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होगी उन्हें तो क्या कहोगे, अपश्रव्य, और जिनकी 20,000 से अधिक होगी उन्हें आप कहोगे पराश्रव्य तरंगे। अब देखिए 30वां पॉइंट देखिएगा, अपश्रव्य तरंगों के उदाहरण है। तो देखो हाथी, गेंडे तथा वेल द्वारा जो उत्पादित ध्वनि होती है ना, वो कौन सी होती है आपके पास, अपश्रव्य ध्वनि होती है। सोनार में किस तरह की तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो सोनार में आपके पराध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सोनार में किस तरह की तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो पराध्वनि तरंगों का आपके प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिए। इकोकार्डियोग्राफी में किस तरह की तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो इकोकार्डियोग्राफी में भी आपके पराध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कुत्ते, चमगादड़, डॉल्फिन आदि किन तरंगों को सुन लेते हैं, तो कुत्ते, चमगादड़ और डॉल्फिन जो होते हैं पराश्रव्य तरंगों को सुन लेते हैं। अनगिनत बार एग्जामों में आए हुए हैं ये क्वेश्चन। तो देखिएगा, शरीर के आंतरिक अंगों जैसे यकृत, पित्ताशय, गुर्दे आदि का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। हृदय की कंपन से कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है, तो हृदय की कंपन से आपके अपश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती है। समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सोनार, जिसके हम इंग्लिश में SONAR कैपिटल में लिखते हैं, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। ये भी बहुत सी बार पूछी हुई है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र व चुम्बकीय क्षेत्र परस्पर होते हैं, तो ये क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। अब देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य परिसर मतलब वेवलेंथ रेंज जो होती है वो क्या होती है, इसकी 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर तक होती है। अब देखिए ये जो अलग अलग जो आपके किरणें हैं ना, इनके खोजकर्ता के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये भी देखिएगा। गामा किरणों की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकुरल। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो विलियम रोन्टजन। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, रिटर ने। दृश्य किरणों मतलब विजिबल रेज जो होती है उसकी खोज किसने करी थी, आपकी न्यूटन ने। अवरक्त विकिरण की खोज किसने करी थी, हर्शेल ने। लघु रेडियो तरंगे मतलब शॉर्ट रेडियो वेव्स, इसकी खोज किसने करी थी, हेनरी हर्ट्ज। और दीर्घ रेडियो तरंगे की खोज किसने की थी, आपके मार्कोनी ने की थी। बेतार का तार मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन होता है ना, उसके बारे में किन तरंगों को कहा जाता है, तो दीर्घ रेडियो तरंगों के लिए कहा जाता है बेतार का तार, ठीक है। जाली दस्तावेजों का पता किन किरणों द्वारा लगाया जाता है, तो पराबैंगनी किरणों द्वारा जाली दस्तावेजों का पता लगाया जा सकता है। अंधेरे तथा कोहरे में लक्ष्य ढूंढने के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो अंधेरे और कोहरे में आपके लक्ष्य ढूंढने के लिए अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। एमआरआई मशीन किस तरह का प्रयोग किया जाता है, तो देखो एमआरआई मशीन में चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एमआरआई की फुल फॉर्म जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है, तो देखो जैसे जैसे ताप बढ़ेगा ध्वनि की चाल क्या होगी, आपके बढ़ेगी। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने से वायु की ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है, तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो 0.61 मीटर पर सेकंड उसकी चाल जो होगी स्पीड बढ़ जाएगी। वायु का घनत्व बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल कम हो जाती है, ठीक है। जैसे जैसे वायु का घनत्व बढ़ेगा तो उसमें ध्वनि की चाल क्या होगी, कम होती जाएगी। अब देखो उसी कारण क्या होता है कि आर्द्र मौसम में आवाज़ दूर तक जाती है तथा शुष्क मौसम में क्या होता है,
कम दूर तक जाती है, ठीक है। आर्द्रता बढ़ने पर वायुमंडल का घनत्व क्या होगा, जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ती जाएगी वायुमंडल का घनत्व होगा क्या होगा, घटेगा। ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्वनि तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब ध्वनि तरंग जाती है ना, तो उसके चाल में और तरंग दैर्ध्य में तो परिवर्तन होता है, लेकिन उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है, तो ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कंपन करने वाले कण अपने माध्य स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापित होता है उसे उस तरंग का क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। देखो साइन वेव आपने देखी होगी, तो जब सबसे टॉप पॉइंट होता है ना, उसके वो जितना ऊपर होता है और जितना लोएस्ट पॉइंट जितना नीचे जाता है, वही उसका क्या होता है, आयाम होता है। आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि की तीव्रता भी उतनी क्या होगी, अधिक होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना है, तो 75 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मानव के लिए हानिकारक माना है। कितनी डेसिबल से अधिक की ध्वनि पर आदमी बहरा हो सकता है, तो 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि पर आदमी बहरा हो सकता है। कितने डेसिबल की अधिक की ध्वनि पर व्यक्ति पागल भी बन सकता है, तो 150 डेसिबल की जो ध्वनि होती है, इससे अधिक जो ध्वनि होती है ना, वो आदमी के सुनने लायक नहीं होती और आदमी पागल भी हो सकता है। ध्वनि का वह लक्षण जिसमें ध्वनि का मोटा या तीक्ष्ण कहा जाता है, ठीक है। ध्वनि का वह लक्षण जिससे ध्वनि को मोटा या तीक्ष्ण कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, तारत्व, और इसे इंग्लिश में हम पिच भी कहते हैं, ठीक है। तारत्व को ही पिच कहा जाता है। तो जो पिच होती है वो किस पर निर्भर करती है, आपके पिच जो होती है आवृत्ति पर निर्भर करती है। माध्यम का कण 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे उसकी आवृत्ति कहा जाता है, ठीक है। जब ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है तो ध्वनि का तारत्व भी बढ़ेगा। अब जैसे देखो, जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, पिच भी बढ़ेगी। पतली ध्वनि कम आवृत्ति वाले स्रोत से उत्पन्न होती है, जबकि मोटी व कर्कश ध्वनि क्या होगी, उच्च आवृत्ति वाले स्रोत से उत्पन्न होगी। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चों, स्त्रियों एवं चिड़ियों की आवाज़ पतली होती है। ये क्या होता है, क्यों होता है, देखो तारत्व कम होने के कारण क्या होता है कि बच्चों, स्त्रियों व चिड़ियों की आवाज़ क्या होती है, हमेशा पतली होती है। मच्छरों की भनभनाहट का तारत्व क्या होगा, तो देखो मच्छरों की भनभनाहट जो होती है ना, उसका तारत्व अधिक होता है। ध्वनि के तारत्व का ध्वनि की तीव्रता से कोई सरोकार नहीं होता, ठीक है। मतलब ध्वनि के तारत्व और ध्वनि की तीव्रता में कोई रिलेशन नहीं होता, यहाँ ये कहना चाह रहा है। शेर की दहाड़ एक प्रबल ध्वनि है, जबकि मच्छर की भनभनाहट एक धीमी ध्वनि है। दोनों में से किसका तारत्व अधिक होगा, तो दोनों में से मच्छर की भनभनाहट का तारत्व अधिक होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्वनि का वह लक्षण जो हमें समान तारत्व तथा समान तीव्रता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है, तो वो कौन सी होगी, गुणता, ठीक है, क्वालिटी। ध्वनि का वह लक्षण, एक बार और सुनिएगा, ध्वनि का वह लक्षण जो हमें समान तारत्व तथा समान तीव्रता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम गुणता कहते हैं, ठीक है। ठोस, द्रव व गैस में ध्वनि की चाल कैसी होती है, तो देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सैकड़ों बार एग्जाम में आ चुका है। तो ठोस में तो क्या होगी, सर्वाधिक, उसके बाद क्या होगी, द्रव में, फिर सबसे कम किस में होगी, गैस में होती है, ठीक है। किन माध्यमों में ध्वनि तरंगों का संचरण संभव है, तो देखो सभी माध्यम में संभव है। ध्वनि का जो संचरण होता है ना, वो सभी माध्यमों में संभव है, पर निर्वात में संभव नहीं है, ठीक है। तो ये होता है कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि निर्वात में क्या ध्वनि तरंगों का संचरण संभव है, तो बिल्कुल नहीं होता। वायु में ध्वनि का वेग होता है, तो वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332 मीटर पर सेकेंड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। 331.5 मीटर भी दे सकता है, तो वो भी आपके सही होगा, ठीक है। 331.5 भी दे सकता है वो। अब देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि का वेग होगा तो 346 मीटर पर सेकंड होगा। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे एक डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा तो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, 0.61, सॉरी उसकी चाल कितनी बढ़ेगी, 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी, ठीक है। कोई कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे उसका आवर्त काल कहते हैं, और इसे कैपिटल T से डिनोट किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, तो देखो ध्वनि जो होती है ना आपके अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है, तो ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग किस तरंग का उदाहरण है, अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। गर्म वायु व ठंडी वायु में से ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होगी, तो गर्म वायु में आपकी ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी, ध्यान रखिएगा। किस तीव्रता की ध्वनि ध्वनि प्रदूषण कही जाती है, तो देखो 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो होती है ना, इसको हम साउंड पोल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण में काउंट करते हैं। सामान्य बातचीत किस तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करती है, तो सामान्य बातचीत आपके 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करती है। ध्वनि की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है, तो ध्वनि की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। वाट पर मीटर स्क्वायर होता है इसका ऐसा ही मात्रक।
बेल किस राशि का मात्रक? तो बेल ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है, ठीक है। और बेल और डेसिबल में क्या रिलेशन होता है? बेल के 10वें भाग को ही हम क्या कहते हैं? डेसिबल कहते हैं, ठीक है। किसी परावर्तक सतह से टकराकर दोबारा सुनाई देने वाली ध्वनि को ही कहते हैं तो क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कितने सेकंड तक बनी रहती है? तो मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना आपके 0.1 सेकंड तक बनी रहती है, ठीक है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17.2 मीटर, लगभग 17 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। स्टेथोस्कोप में ध्वनि के कौन से गुण का उपयोग होता है? तो स्टेथोस्कोप में ध्वनि के बहुल परावर्तन गुण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ध्वनि को बारंबार परावर्तन कहलाता है, तो ध्वनि का बारंबार परावर्तन आपके अनुरणन कहलाता है, ठीक है। समुद्र की गहराई, वायुयान की ऊंचाई और दूर स्थित पहाड़ों की दूरी का पता लगाने के लिए ध्वनि के किस गुण का प्रयोग किया जाता है? तो प्रतिध्वनि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। संगीत कार्यक्रमों के लिए हॉल की दीवार कैसी होनी चाहिए? तो संगीत कार्यक्रमों के लिए दीवारें आपके वक्राकार होनी चाहिए। इसमें एक चीज़ और, वक्राकार होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि ध्वनि का अवशोषण अधिक होगा और प्रतिध्वनि से बचा जा सकेगा, ठीक है। जितना प्रतिध्वनि कम होगी उतना ही अच्छा होगा। तेज चलने वाली रेल इंजन की सीटी जब स्टेशन को पार करती है तो आरोह अवरोह करती सुनाई पड़ती है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे ही हम क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट इसे कहा जाता है। एजीटी जे की यही लाइन आपके एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। तो क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। एक चीज़ ये भी पूछ ली जाती है कि ट्रेन के आने से पहले उसकी आवाज़ सुनाई दे जाती है हमें, तो वो किसके कारण होती है? तो वो भी डॉपलर इफेक्ट के कारण होती है, ठीक है। ध्वनि तरंगों का विवर्तन क्या है? तो ध्वनि का अवरोध के किनारों से मुड़कर आगे बढ़ना क्या कहलाता है? ध्वनि तरंगों का विवर्तन कहलाता है। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो, यदि दाब बढ़ाने पर ताप नियत रहे तो ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर ताप नियत है, मतलब ताप एजीटीज है, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला आपका दाब का। अब देखिएगा आगे, किसी माध्यम का ताप बढ़ने पर उस माध्यम में प्रकाश की वेग व ध्वनि की वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो प्रकाश का वेग तो अपरिवर्तित रहेगा, जबकि ध्वनि का वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? ध्वनि का वेग तो बढ़ जाएगा, लेकिन प्रकाश का वेग क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। रेडियो ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो रेडियो होता है ना, वो आपके ध्वनि के अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। दिन की तुलना में रात ध्वनि अधिक दूर तक जाती है, इसका मुख्य कारण है तो अपवर्तन का कारण होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एक सैकड़ों बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान रखना कि दिन की तुलना में रात ध्वनि अधिक दूर तक जाती है, इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण अपवर्तन होता है। सैनिकों को पुल पार करते समय कदम मिलाकर चलने से क्यों मना किया जाता है? तो क्या क्यों मना किया जाता है? ये अनुनाद को रोकने के लिए मना किया जाता है, मतलब उनको कदम से कदम मिलाकर चलने से मना किया जाता है पुल पार करते समय। वह कौन सी घटना है जो प्रकाश तरंगे दिखाती है लेकिन ध्वनि तरंगे नहीं? तो ये एकमात्र ऐसी घटना होती है ध्रुवण की घटना, जो कि प्रकाश तरंगे तो दिखाएगी लेकिन आपके ध्वनि तरंगे नहीं दिखाएगी, ठीक है। किसी माध्यम में किसी वस्तु की चाल तथा ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की माध्यम में कहते हैं, जबकि माध्यम में ताप व दाब की स्थितियां नियत रहे तो क्या कहते हैं? उसे मेघ संख्या कहते हैं। अब देखिए, अगर मेघ संख्या 5 से अधिक हो तो वो चाल कौन सी होगी? पराध्वनिक चाल होगी। अति पराध्वनिक चाल होगी 5 से अधिक होगी तो। और अगर 1 से अधिक होगी, 5 से पहले होगी, तो क्या होगी? उसको हम क्या कहेंगे? पराध्वनिक चाल कहेंगे। और इसी तरीके से अगर 1 हो, यदि मेघ संख्या का मान 1 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनिक चाल कहते हैं, ठीक है। मनुष्य में वाक ध्वनि उनके वाक तंतुओं के कंपित होने के कारण उत्पन्न होती है। तो देखियो, मनुष्य में वाक ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो वाक तंतुओं में कंपित होने के कारण उत्पन्न होती है। तो देखो, साउंड जनरेट करने के लिए सबसे जो नेसेसरी चीज है वो क्या है? कंपन होगा, तभी आपकी साउंड जनरेट होगी, ठीक है। तो भारतीय संगीत पद्धति में कुल कितने स्वर होते हैं? तो देखो, 7 स्वर होते हैं। सा रे गा मा पा धा, या नहीं की जगह नी कर लेना, ठीक है। सा रे गा मा पा धा नी, वो गलती से नहीं हो गया, इसको करेक्शन कर दूंगा मैं पीडीएफ में। सर्वाधिक आवृत्ति किस स्वर की होती है? तो नी की होती है। देखो, सर्वाधिक आवृत्ति आपकी किस स्वर की होती है? नी करना, या नहीं नी होगा, ये नी होगा। इसको मैं, ठीक है, ये इसको नी कर लेना, ये नी और ये भी नी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये नी जो स्वर होता है उसकी सर्वाधिक आवृत्ति होती है और न्यूनतम आवृत्ति आपकी किसकी होती है? सा की होती है, ठीक है। अब देखिएगा आगे, सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है आपके पास? बैंगनी होता है। और सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? लाल होता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होगा? सबसे कम होगा। और सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होगा? तो नीले रंग का। देखो, नीला या बैंगनी आप दोनों में कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होगा? नीले रंग का होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या तो लाइट चैप्टर लेंगे या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना।
अगर आप अगर थोड़ा शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा कि थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है कि आगे करने का। ठीक है, कि आगे भी कुछ और अच्छा लाया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।